चलिए, स्वागत है बच्चों आज के सेशन में आप सभी का। आज हम लोग कॉमन पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, नंबर ऑफ एरर्स आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बढ़िया से पढ़ते रहिए और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछते जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग कॉमन एरर पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 क्लासेस में लगातार कॉमन एरर्स के बारे में बात करी। उससे पहले हम लोगों ने जंबल सेंटेंसेस के बारे में बात करी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिखा रहा है, ये रहा आपका पहला। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि द अनरूली चाइल्ड वॉज अ constant source to anxiety for his father। कहता है कि जो बिगड़ैल बच्चा था वो अपने पिताजी के लिए हमेशा चिंता का एक मुद्दा बना रहा। ठीक, अब जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आप अपना सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, पेन ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द अनरूली चाइल्ड यानी कि बच्चा जो थोड़ा सा बिगड़ैल बच्चा है ना, वो क्या हो गया? अनरूली चाइल्ड। सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो अनरूली चाइल्ड वॉज अ कांस्टेंट मतलब लगातार, सोर्स टू एंग्जाइटी। अब देखिए कांस्टेंट सोर्स, किसी भी चीज़ का कोई जो सोर्स होता है तो सोर्स ऑफ समथिंग है ना, सोर्स ऑफ समथिंग। जैसे मैंने कहा बूस्ट इज अ सोर्स ऑफ माई एनर्जी, तो सोर्स ऑफ होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि सोर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, यहाँ पर जो प्रपोजिशन टू का यूज़ किया गया है ये गलत है। इन प्लेस ऑफ प्रपोजिशन टू दे शुड बी द यूज ऑफ। द अनरूली चाइल्ड वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एंग्जाइटी फॉर हिज फादर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द टीचर इज सर्टेनली दैट द स्टूडेंट वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। अब देखो, द टीचर इज सर्टेनली, 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है सर्टेन। सर्टेन क्या है? एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है किसकी? किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक, और सर्टेनली क्या है? मैंने आपसे पिछले क्लास में भी बात करी थी। मैंने कहा कि जब किसी एडजेक्टिव में ly लग जाए तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? एडवर्ब बन जाता है। ठीक, तो सर्टेनली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सर्टेन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट को क्वालिफाई जो है एक एडजेक्टिव, एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता। इसको कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ठीक, और वैसे भी देखिए जब भी कुछ समझ में ना आए तो टीचर कैसा है हिंदी में बोलेंगे कैसा, और क्या बोलेंगे? कैसी। अगर कैसा और कैसी का जवाब आपको मिल जाता है क्लियर, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कैस का यूज़ होगा? एडजेक्टिव का यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा कि रोहन कैसा है, तो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। तो टीचर जो है वो बिल्कुल निश्चित है, उनके मन में जो बातें आई हैं वो बिल्कुल डेफिनेट हैं, श्योर हैं, है ना। तो टीचर इज सर्टेन दैट द स्टूडेंट वुड पास विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो सर्टेनली की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। टीचर की विशेषता बतानी है, टीचर कैसे हैं? सर्टेन हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्टेन, यानी कि टीचर इज सर्टेनली फर्स्ट पार्ट में गलती है। यहाँ पर भी आप सही कर लो, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ, सेकेंड पार्ट गलत है। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है ही हैड रैन अवे फ्रॉम होम लॉन्ग बिफोर दे केम लुकिंग फॉर हिम। ठीक, ही हैड, कुछ करना नहीं है, हैड के साथ। ठीक, अब देखो रन मतलब दौड़ना, रन सेकेंड फॉर्म V1, V2 और V3, इसका अगेन क्या होता है? रन, RUN। अब हैड के साथ क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि V3 का हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो भैया इसी को पास्ट पार्टिसिपल भी आप कहते हैं। ठीक, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? रन। तो रन है, यहाँ है क्या? रैन। गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हैड रन अवे फ्रॉम होम
लॉन्ग बिफोर दे केम लुकिंग फॉर हिम। क्लियर हुआ सभी को? रन, रैन, रन। V1 और V2 ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? रन का यूज़ करेंगे। क्लियर सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है टर्निंग लेफ्ट अंडर द क्रॉस रोड्स। अब एक बात बताओ, क्रॉस रोड्स यानी कि जो ऐसे रोड्स जो दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो भाई क्रॉस एट तो अंडर तब ये हो सकता है कि मान लो ये ब्रिज है और आप यहाँ खड़े हो, ये ब्रिज है आप यहाँ खड़े हो, तो ये तो अंडर हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। लेकिन ये क्रॉस रोड्स के अंडर कैसे हो जाएगा? क्रॉस रोड्स पर होंगे, रोड के अंदर थोड़ी होंगे आप। ओवर ब्रिज के नीचे हो सकते हैं, अंडर मतलब नीचे, तो ओवर ब्रिज के नीचे हो सकते हैं। मान लो ये बड़ा सा पेड़ है और आप इसके नीचे यहाँ खड़े हैं, तो ये हो सकता है अंडर। लेकिन यहाँ अंडर कैसे हो जाएगा? यानी कि एट द क्रॉस रोड्स, टर्निंग लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, जब आपको एड्रेस बताना होता है, ठीक, तो वो एट का यूज़ ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे भी आप रोड पर हैं या रोड के किनारे खड़े हैं तो एट होगा। ऑन हो सकता है लेकिन अंडर कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलिए। ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड एंड डेमोलिश्ड। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कहता है कि ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्ड, वो सब कुछ जिसकी हमने तारीफ करी और प्रशंसा करी, बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड एंड डेमोलिश्ड। ठीक है, अब देखो, ठीक है, कहता है कि ऑल दैट वी एडमायर, वो सब कुछ जिसकी हमने तारीफ करी, जिसकी हमने प्रशंसा करी, बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट, ऑल हैज़ बीन ऑब्लिटरेटेड एंड डेमोलिश्ड। वो सब कुछ जिसकी हमने प्रशंसा करी और वो सब कुछ क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि ऑल के साथ जो वर्ब आती है, जो हेल्पिंग वर्ब आती है, वो कैसी होती है? प्लूरल होती है। ठीक है, अब देखो वो सब कुछ जो इसकी हमने तारीफ करी, तो बर्बाद भी वही हुआ, नष्ट भी वही हुआ, यानी कि ऑब्लिटरेटेड एंड डेमोलिश्ड। तो अब दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है? ऑल है। ठीक, तो यहाँ तो वर्ब टेंशन है नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या दिया है? हैज़ बीन। तो क्या ऑल के साथ हैज़ बीन का यूज़ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? ऑल हैव बीन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑल हैव बीन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में गलती होगी, यानी कि यहाँ पर। ठीक, देखो ये ध्यान रखेंगे, एक्चुअली होता क्या है कि ऑल और सम, इन दोनों के साथ, ये दोनों अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन भी ले लेते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, और ये दोनों अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले लेते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑल द मनी वॉज स्टोलन, ऑल द मनी वॉज स्टोलन एंड ऑल द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। तो दोनों बातें हो सकती हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, आप गिन नहीं सकते। जो हम गिनते हैं वो मनी नहीं होता, वो नोट होता है या कॉइन्स होते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, मनी एक्चुअली वैल्यू, मनी जो है एक्चुअली क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे मान लो देखते हैं कुछ डेमो, पैसा है कुछ, कुर्ते में पैसा ढूंढने में समय लगता है। मान लीजिए कि ये 100 का नोट है, तो वी कैन काउंट दिस नोट, है ना, एक नोट, दो नोट, वी कैन काउंट दीज नोट्स, बट वी कैन नॉट काउंट द वैल्यू ऑफ दिस नोट, एंड मनी इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट। समझे ना? मनी जो होती है क्या होती है? इस कागज के टुकड़े की कीमत जो है, वैल्यू इज मनी एंड मनी कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे मैंने कहा एक ग्लास पानी, तो आप काउंट क्या कर सकते हो? एक ग्लास, ना कि पानी। तो पानी को पॉजेस करने वाले ग्लास को आप काउंट कर सकते हो। उसी प्रकार से 10 रुपये की वैल्यू को पॉजेस करने वाले इस पीस ऑफ पेपर को हम काउंट कर सकते हैं, ना कि वैल्यू को। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज़। दिस कमिटमेंट इज मनी एंड यू कैन नॉट काउंट द मनी।
यू कैन काउंट नोट्स कॉइन्स। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? तो क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन मैंने बीच में डाल दिया है, चेक करो जरा। कहता है शी विल फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक, शी विल फेल ऑन द ग्राउंड, क्या होगा? शी हैड फॉल्ड ऑन द ग्राउंड, विल फॉल ऑन द ग्राउंड, फॉलन ऑन द ग्राउंड। ठीक, अब यहां पर देखो क्या हो सकता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो वो होता है फॉलन, तो ये तो हो नहीं रहा, शहीद हो गया। ठीक, अब कहता है शी विल फेल ऑन द ग्राउंड। विल के साथ, किसी भी मोडाल के साथ, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म आप उसको कह सकते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना। किसी भी मोडाल के साथ, जब मैं जीरेंड कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनेटिव का, बेयर इन्फिनेटिव का। यानी कि देखो दो इन्फिनेटिव होते हैं, एक होता है 2 + V1, इसको बोलते हैं फुल इन्फिनेटिव, एक होता है केवल V1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। तो किसी भी मोडाल के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज़ किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? शी विल फॉल ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर गिर जाएगी। ठीक, फॉलन यहाँ हो नहीं सकता, फेल तो हो सकता था अकेले होता तो। ठीक, तो शी विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिर जाएगी, यानी कि सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला, द टीचर लुक्ड इन शॉक एट बिली एंड आस्क्ड इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ मोरल टू हिज स्टोरी। एकदम बउआ का झुंझुना क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब भी यहाँ सेंटेंस आए तो अब मैंने आपसे कहा कि जो टेंस हम लेकर चलेंगे वही टेंस आगे तो कंटिन्यू होना चाहिए। अब अगर सेंटेंस की हम बात करें तो यहाँ लुक्ड क्या है? पास्ट टेंस, यानी कि V2 है, पास्ट टेंस। एट विली एंड बिली एंड आस्क्ड, यहाँ भी पास्ट टेंस है। इफ देयर इज एनी, तो क्या होगा? इफ देयर वॉज एनी। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली देखिए एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये एक सेट पेपर के ही क्वेश्चन हैं, तो ऐसा कुछ चमत्कारी क्वेश्चन थोड़ी आता है कि मतलब चमत्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट पर क्लियर है। कई बार क्या होता है, 10 क्वेश्चन मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन में बच्चों 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जिनमें ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल आप ध्यान से पढ़िए, आंसर आ जाएगा। समझे ना? 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने ही होते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है, उसके आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, या जिस तरीके से मैं अप्रोच लगाता हूँ वैसे सीख जाएंगे आप, तो वो भी हो जाएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन में आपको ग्रामर इंप्लीमेंट करनी होती है, तो कीजिए, क्या दिक्कत है? कोई कहीं भी किसी रूल में दिक्कत है या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, ये आप सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको कभी समझ में नहीं आया हो, ग्रामर का कभी भी समझ में आपको नहीं आया हो, आप कमेंट में मुझसे पूछिए, भोले बाबा कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से मैं आपको वो क्वेश्चन समझा दूँ, वो कॉन्सेप्ट समझा दूँगा, चाहे वो जीरेंस का हो, चाहे वो प्रोनाउंस का हो, चाहे वो वॉइस एंड नरेशन का हो, चाहे कहीं का भी हो। बिल्कुल देसी भाषा में कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा दूँ, और मुझे भरोसा है मैं समझा दूँगा आपको। ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कभी क्लियर नहीं हुआ हो, आप बिंदास होकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आई विल कुक फूड बिफोर आई विल टेक अ बाथ। देखिए, जब भी 2 सेंटेंस फ्यूचर में एक साथ लिखे जाएं, जब 2 सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में यूज़ किए गए हों, ठीक है, तो वो सेंटेंस जो बिफोर, आफ्टर, इफ, इस प्रकार के कंजंक्शन के बाद आता है ना, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनलेस, अनटिल। ठीक, इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज। ठीक, तो जब 2 सेंटेंस एक साथ लिखे हों तो वो सेंटेंस जो इन सारे कंजंक्शंस के बाद आता है, सामान्यतः वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा
जाता है। कहाँ लिखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक, तो आई विल कुक फूड बिफोर आई विल टेक अ बाथ, तो क्या हो जाएगा? बिफोर आई टेक बाथ। यहाँ पर आई के साथ विल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ विल की ज़रूरत नहीं है। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि ही विल, सेम क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर, ही विल गिव यू द मनी एज लॉन्ग एज यू विल रीच देयर। ठीक, तो देखो इसमें एक बात और समझ लो, वो इसके मतलब इन सारे वर्ड्स के बाद लिखा हो, या इसको आप सिंपल भाषा में समझ लो, द एक्शन टेकिंग प्लेस फर्स्ट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन टू modals are used or when two sentences are written in future tense. The action taking place first should be in present indefinite tense. तो अब देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा कि he will give you the money as, सॉरी ये as long as नहीं, as soon as होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे as soon as होगा। ठीक है, यहाँ पर as soon as होगा, इसको मिटा देते हैं। आजा भैया, इरेजर कहाँ चला गया? ये अपना इरेजर आ गया, मुझा भाई मुझा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? as soon as। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? as soon as। तो he will give you the money as soon as you will reach there। ठीक, तो सेंटेंस वो एक्शन जो as soon as के बाद लिखा हो, इफ के बाद लिखा हो, आफ्टर के बाद लिखा हो, अनलेस अनटिल प्रोवाइडेड के बाद लिखा हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो यहाँ जो विल है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ही विल गिव यू द मनी एज सुन एज यू रीच देयर। ठीक है, ही विल गिव यू द मनी एज सुन एज यू रीच देयर। हुए काम? चलो अगला देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था। तो आई विल टेक अ बाथ के जगह पर क्या हो जाएगा? आई टेक अ बाथ। तो ये गलत है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेंसडे अ वर्किंग डे में प्रूव्ड। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी कि किसी भी मॉडल के बाद, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं? कैन, विल, शैल और मे। 4 प्रेजेंट में, 4 इनके पास्ट, कुड, वुड, शुड और माइट। कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो इसके बाद फिर आता है आपका मस्ट, ऑट टू, यूज टू। यूज टू जो होता है बच्चों वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है। दोनों रूप में यूज होता है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जब हम लोग जीरेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 1-2 क्लास में बता दूंगा मैं। तो इसके बाद क्या आता है? V1 यानी कि इन्फिनिटिव्स भी आते हैं और जीरेंट्स भी आते हैं। दोनों रूप में यूज होता है। कौन? यूज टू। ठीक है, तो ये मॉडल के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो कैन, विल, शैल, 4 4 8 3 11। इसके बाद एक और आपका हो गया देयर और नीड। ये भी मेन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कैन, विल, शैल, मे, कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर और नीड, ये हमारे टोटल मॉडल्स होते हैं। इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज होता है। तो मे प्रूव की जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा? मे प्रूव। भाई बेयर इन्फिनिटिव चाहिए हमको, तो V1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मे प्रूव, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर है जिसको आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू विल सी द डॉन। ठीक, जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू विल सी द डॉन। क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू विल सी द डॉन।
डॉन जो है, ठीक। तो कहता है द सन राइजेज, सूरज के उगता, सूरज के उगने से ठीक पहले आप क्या देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर विल सी द डॉन, ये वैसे तो सही है, अगर इसके जब कुछ और होता, एक्शन कुछ और होता तो ये सही होता। लेकिन जब कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, कोई रूटीन एक्शन होता है, ऐसा काम जो हमेशा होता रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। तो सूरज जब उगता है उससे ठीक पहले आप क्या देखते हैं, जॉन मतलब जब रात खत्म होती है और दिन निकलने वाला होता है उसके बीच, भोर हिंदी में बोलते हैं इसको, भोर बोलते हैं इसको हिंदी में, भोर वही पनघट पर, है ना। तो जब उस समय को हम लोग डॉन बोलते हैं, तो भाई रोज होता है, जब भी सूरज उगने से जस्ट पहले रोज डॉन होता है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हैबिचुअल रूटीन एक्शन है, जो रूटीन एक्शन होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए यहाँ विल या शैल की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिफोर द सन राइजेज यू सी द डॉन, वैसे सही था सेंटेंस, लेकिन क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है इसलिए यहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आज किए। कैसा लगा आपको आज का सेशन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए और पढ़िए, चूकिए बिल्कुल मत, चूकिए बिल्कुल मत। आपका जीवन, आपका दिन मंगलमय हो।